मैं दीपक बर्तवाल एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो है उत्तराखंड के इतिहास में जो है बहुत सारी जो है चीजें जो है पढ़ ली हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, जिसका नाम है चंद राजवंश। चंद राजवंश का मैं इतिहास बताऊंगा, पर चंद राजवंश के इतिहास से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है इसका सारांश या जो है समरी बता देता हूं कि क्या था, कैसे राजवंश का जो है उदय हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मैंने मैप लगा रखा है, उत्तराखंड का मैप। ये है गढ़वाल, ये गढ़वाल क्षेत्र है, ये गढ़वाल है। और यह जो है, जो ये येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये है कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र, ये गढ़वाल क्षेत्र है, ये कुमाऊं क्षेत्र है ना। अब जब हम कभी भी जो है मध्यकालीन शासन शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि उत्तराखंड में जो है मध्यकालीन शासन शक्तियों में कौन कौन सी राजनीतिक इकाइयां जो है मुख्य रही, है ना। तो ये जो हमारा मध्यकालीन इतिहास रहा है, वो इस उत्तराखंड के अंतर्गत जो है केवल एक शासन शक्ति के अंतर्गत नहीं रहा। उसमें जो है बहुत सारी शासन शक्तियों का जो है यहाँ पर शासन रहा, ठीक है ना। जो जिसको जो है गणपतियों का शासन कहा जाता है। पूरा उत्तराखंड जो है छोटे 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 गढ़, गढ़ मतलब होता है किलों, किलों में जो है बटा हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि तीन शासन शक्तियां जो है उभर करके जो है बहुत लंबे समय तक शासन करने में सक्षम रही, जिनका नाम था पहला कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश। दूसरा चंद राजवंश, चंद राजवंश। और तीसरा परमार राजवंश, परमार राजवंश। परमार राजवंश की जानकारी भी मैंने आपको जो है दी थी, है ना। अब आज मैं जो है एक चंद वंश की शुरुआत कर रहा हूं, और उसकी शुरुआत जो है मुख्य रूप से मध्यकालीन इन तीन शासन शक्तियों के बारे में जो है बता रहा हूं। ये जो है उत्तराखंड में ये तीन शासन शक्तियां मध्यकालीन, मध्यकालीन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग 700 ईस्वी से, लगभग 700 ईस्वी से लेकर के, लगभग कह रहा हूं मैं क्योंकि जो है इतिहासकारों में मतभेद है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम ऑथेंटिक नहीं कह सकते कि नहीं 700 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन सभी इतिहासकारों ने अपने अपने फैक्ट दिए हैं। तो लगभग जो है, जो औसतन जो ये राजवंश चले यहाँ पर, वो चले 700 ईस्वी से लेकर के, और जो है लगभग 1890 कह लो आप, या जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है सन 1900 तक, 1900 तक जो है हम मानेंगे तो ज्यादा जो है सही रहेगा, है ना। तो मुख्य रूप से ये जो है इतना लंबा शासन काल जो है इन तीनों राजनीतिक शक्तियों का, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं जो है इन तीनों राजनीतिक शक्तियों की बात कर रहा हूँ कि लगभग जो है 700 ईस्वी से लेकर के और 1900 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहता है, वो जो है चंद कार्तिकेयपुर राजवंश, चंद राजवंश और परमार राजवंश के अंतर्गत जो है हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में भी बताया था कि यहाँ से बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत आसानी से पूछता है वो, कि भाई बताइए कि मध्य उत्तराखंड की मध्यकालीन तीन राजनीतिक शक्तियों के स्थान पर या उनसे पहले किस शासन शक्ति को पढ़ा जाता है। तो इनसे पहले जिस शासन शक्ति की हमें जानकारी मिलती है तालेश्वर ताम्र पत्रों के अनुसार, तो याद रखना कि इन तीन शासन शक्तियों से पूर्व, उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ये तीन शासन शक्तियों से पहले, शक्तियों से पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड में
पौरव राजवंश को पढ़ा जाता है, को पढ़ा जाता है, पौरव राजवंश को पढ़ते हैं, जिसने जो है गढ़वाल और कुमाऊं पर जो है संयुक्त शासन किया था, और उनके शासन क्षेत्र को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है ना। तो यह ये कह सकते हैं कि पौरव राजवंश ने, पौरव वंश ने गढ़वाल, कुमाऊं पर संयुक्त शासन किया था, शासन किया था। हालांकि गढ़वाल कुमाऊं पर कार्तिकेयपुर राजवंश ने भी संयुक्त शासन किया, लेकिन कार्तिकेयपुर राजवंश का जो आगमन है वो जो है पौरव राजाओं के बाद माना जाता है। कालक्रम और जो इतिहासकारों की मान्यताएं हैं उनके अनुसार ये कहा जाता है कि जो पौरव वंश था वो जो है इन तीनों शासन शक्तियों से पहले था। तो मैंने कहा कि हम पेपर की दृष्टि से अगर बात कर रहे हैं कभी, तो जो है पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मध्यकालीन तीन राजनीतिक शक्तियों के स्थान पर जो है हम किस शासन शक्ति को पढ़ते थे, या इनसे पहले किसका शासन उत्तराखंड में रहा। तो जो है आपको याद रखना है पौरव राजवंश का शासन रहा। ठीक है, जब कहते हैं कि पौरव राजवंश की शासन शक्ति जो है क्षीण हो चुकी थी, है ना, तो तब जो है कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ में जो है एक नई शासन शक्ति का उदय हुआ। लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी तक मुख्य कत्यूरी काल रहता है ना। तो ये भी जो है मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 700 ईस्वी टाइम पीरियड माना जाता है, और जो है 1050 ईस्वी के बीच में जो है मुख्य रूप से कार्तिकेयपुर राजाओं का शासन रहा। ये मुख्य कार्तिकेयपुर राजवंश है ना। अगर हम चंद राजवंश की बात करें तो इसको भी जो है माना जाता है कि 700 ईस्वी से लेकर के ये भी शासन चला था, और लगभग लगभग जो है, इसको मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। अगर हम जो है चंद राजवंश की अगर हम बात करते हैं, तो चंद राजवंश का जो है आगमन जो है 700 ईस्वी से सोमचंद का आगमन पढ़ा जाता है, और लगभग जो है 1890 तक, 1890 तक जो है ये शासन रहता है। तो ये जो है चंद्रवंश का शासन रहा। ठीक, अब परमार राजवंश, परमार राजवंश का जो है कार्यकाल, ठीक है, 688 888 ईस्वी से लेकर के, और लगभग लगभग जो है हम इनको अगर पूरा गढ़वाल में अगर शासन की अगर बात करें कि संपूर्ण गढ़वाल में, तो जो है 1804 प्रद्युमन शासक हम पढ़ते हैं, वरना हम जो है 1949 तक पढ़ते हैं प्रद्युमन शासक, लेकिन वो पूरे गढ़वाल में नहीं है, वो टेरी राजशाही। लेकिन परमार राजवंश जो है 1804 1939 तक जो है मुख्य रूप से शासन पर रहता है। 1949 तक, सॉरी, तो 1949 तक जो है मुख्य रूप से 49 तक जो है ये शासन पर रहते हैं, 1 अगस्त 1949 तक मानबंदर साहब। तो जो है मुख्य रूप से ये जो है इसके अंतर्गत जो है ये इतिहास है कि जो है 700 ईस्वी से लगभग 1900 ईस्वी, मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, कोई थोड़ा आगे रहा कोई थोड़ा पीछे रहा, ये लगभग का टाइम पीरियड है। इसके बीच में जो है शासन उत्तराखंड में इन तीन शासन शक्तियों का रहा, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई उत्तराखंड में जो हम अब ये चंद राजवंश पढ़ते हैं, राजवंश का इतिहास, चंद राजवंश का जो इतिहास है वो क्या कहता है। तो चंद राजवंश का इतिहास कहता है कि भाई हुआ ये था कि वैसे तो कई मान्यताएं और कई बातें हैं, ठीक है, लेकिन चंद राजवंश की जो वास्तविक और स्थापना की जो कहानी जोड़ी जाती है वो जोड़ी जाती है सोमचंद से। चंद राजवंश के संस्थापक, चंद राजवंश के संस्थापक जो है सोमचंद थे। अब सोमचंद कौन थे, सोमचंद कौन थे, तो इसके बारे में कहा जाता है कि सोमचंद जो है झूसी इलाहाबाद, झूसी इलाहाबाद के पास एक गांव पड़ता है झूसी, वहां से संबंधित थे, ठीक है। जो सोमचंद का जो है मूल गांव, मूल स्थान था, वो था
झूसी, झूसी, इलाहाबाद, यूपी भाई। झूसी, इलाहाबाद, यूपी जो है मुख्य रूप से इनका जो है मूल स्थान, ठीक है। जो तीर्थाटन के लिए हरिद्वार आया था, है ना, जो है इलाहाबाद से जो है आकर के और हरिद्वार में जो है मुख्य रूप से ये हरिद्वार है यहाँ पर, और हरिद्वार में जो है मुख्य रूप से हरिद्वार पहुंचता है ना। इस ये जो है मुख्य रूप से तीर्थाटन के लिए यात्रा, यात्रा के लिए जो है हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार, ठीक है, उत्तराखंड, ये पहुंच गया, हरिद्वार पहुंचता है। अब हरिद्वार पहुंचता है तो कहते हैं कि स्नान स्नान करता है सोमचंद, और सोमचंद ने जो है गलती से ही समझ लो इसको, अपना हाथ जो है एक ज्योतिषी को दिखा दिया, ज्योतिषाचार्य, है ना। हमारे यहाँ पर बकिया बोलते हैं भाई जिसको, है ना। तो एक जो क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बताया कि भाई तू यहाँ का घाट पकड़ के आ रहा है, सोमचंद को कहा तुम्हें तो जो है तुम्हारी किस्मत में तो राजयोग लिखा हुआ है। अब सोमचंद ने कहा कि ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो भाई, छोड़ो ना। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ज्योतिषाचार्य ने कहा, ज्योतिषाचार्य ने कि हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप जो है अगर बद्रिकाश्रम की यात्रा करेंगे, अब उसको जो है हरिद्वार से भ्रमित कर दिया, टास्क दे दिया कि यदि जो है बद्रिकाश्रम की यात्रा करेगा, कि बद्रिकाश्रम, अब बद्रिकाश्रम कहाँ है, ये चमोली में, बद्रिकाश्रम। ये बताया उसको कि भाई हरिद्वार से मतलब अगर यहां से जो है यात्रा करते हुए जो है बद्रिकाश्रम चले जाएगा, बद्रीनाथ मान लो आप, ये बद्रीनाथ, बद्रीनाथ चले जाएगा राजा, तो कैसे तुझे राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है। अगर नहीं होगी राजयोग की प्राप्ति तो मैं यही हरिद्वार गंगा घाट पर बैठा हुआ, तब मेरे से मिलना, है ना। तो आप जाइए तो सही पहले, ठीक है, यात्रा तो करिए। तो कहते हैं कि जो है सोमचंद नाम के व्यक्ति ने जो है हरिद्वार से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी, यात्रा प्रारंभ कर दी, लेकिन रास्ता तो देखा ही नहीं था, ठीक है। कहां से पहुंचते जो है, अब यहां थोड़ी है, हरिद्वार के बगल में थोड़ी ना है बद्रीनाथ, बहुत दूर है, ठीक है। उसे जो है तिब्बत के पास ही समझ लो आप एक प्रकार से, ठीक है। तो बिल्कुल जो है बॉर्डर सीमा पर जो है यहां से यहां पहुंचना था। अब राजयोग की लालसा से सोमचंद ने यात्रा तो प्रारंभ कर दी, यात्रा प्रारंभ कर दी हरिद्वार से, लेकिन भटक करके जो है उत्तर की तरफ जाने के बजाय जो है ये पूर्व की तरफ पहुंच गया, और ये जो है मुख्य रूप से पहुंच गया कहां, चंपावत, भटक करके यात्रा करना था उत्तर की तरफ, और यात्रा पहुंचे जो है पूरब की तरफ, है ना। तो सोमचंद जो है पूरब की तरफ भटक करके जो है किसी तरीके से ये चंपावत, ऐसा चंपावत पहुंच गया। अब चंपावत पहुंचा तो ऐसा कहा जाता है कि चंपावत में एक पर्वत है, ये यहां पर, ये चंपावत में एक पर्वत है जिसका नाम है सुई का डांडा, सुई का डांडा, सुई का डांडा। अब सुई का डांडा जो है मुख्य रूप से कत्यूरी राजा का था, कत्यूरी राजा का नाम था। ये सुई का डांडा जो है मुख्य रूप से, जो सुई का डांडा, ये यहां पर जो है एक किला था, और ये जो है ब्रह्मदेव का किला था, ब्रह्मदेव, ये था कत्यूरी राजा, कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का जो है किला था, ठीक यहां पर सुई के डांडे पर, चंपावत में। और भटक करके जो है सोमचंद जो है हरिद्वार से और इस चंपावत के किले में जो है मुख्य रूप से सुई के डांडे पर जो ब्रह्मदेव के किले से पे पहुंच जाता है। अब कहते हैं कि ब्रह्मदेव के जो है कोई बेटे नहीं थे
उत्तराधिकार के लिए जो है परेशान रहता था ब्रह्मदेव कि क्या कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा भाई आगे, है ना। तो जो है हुआ क्या कि ब्रह्मदेव ने जो है जब सोमचंद से मुलाकात की, सोमचंद पहुंच गया यहाँ पर भटक करके हरिद्वार से, तो सोमचंद और ब्रह्मदेव का कहते हैं शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ बोलने का मतलब है कि जो है ये कहा ये प्रश्न पूछता है ब्रह्मदेव, तो उत्तर देता है जो है सोमचंद, क्योंकि सोमचंद को भी जो है चंदेला राजपूतों का वंशज कहा जाता है। सोमचंद को भी जोशी इलाहाबाद जो है चंदेला राजपूतों का वंशज कहा जाता है, इसलिए राजनीति की थोड़ा बहुत जानकारी तो थी सोमचंद को। तो सोमचंद ने जो प्रश्न ब्रह्मदेव ने पूछा, कस्तूरी राजा ने पूछा, वो जो है उत्तर सारा दे दिया। तो सोमचंद जो है क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव काफी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। ठीक है, ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई एक विद्वान व्यक्ति यात्री जो है मेरे दरबार में आया है। तो सोमचंद क्या करता है, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ने जो है ब्रह्मदेव ने ब्रह्मदेव की एक पुत्री थी, ब्रह्मदेव की पुत्री का नाम था चंपा। चंपा नाम की पुत्री थी, तो जिसके नाम पर चंपावत पड़ा हुआ है। ठीक है, चंपावत, और ये क्षेत्र जो है चंपावत का जो आसपास का क्षेत्र है, ये जो है सब ब्रह्मदेव के अधीन था, ये क्षेत्र था। ठीक है, तो जो है चंपा नाम की जो लड़की थी ब्रह्मदेव की, इससे विवाह कर दिया भाई, विवाह कर दिया किसका, सोमचंद का। सोमचंद का जो है विवाह कर दिया, और सोमचंद तो जो है ब्रह्मदेव का दामाद बन गया, रिश्तेदार बन गया भाई, है ना। चंपा के साथ जब विवाह हुआ, तो कहते हैं ब्रह्मदेव ने, यहां पर एक नदी बहती है चंपावती, चंपावती जिसके नाम पर चंपावत है, चंपावती नदी घाटी के यह क्षेत्र जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है सोमचंद को दान दे दिया, सोमचंद को दान दे दिया। ये भी कह सकते हैं कि सोमचंद को दहेज में दे दिया, दहेज प्रथा तो प्राचीन समय से थी। तो जो है जब ब्रह्मदेव ने जो है चंपा के साथ सोमचंद का विवाह किया, इस यात्री के साथ जो भटक करके हरिद्वार से यहाँ पहुंचा था, तो इसको जो है चंपावती नदी के किनारे जो है क्या कर दिया, कुछ क्षेत्र मतलब 15 बीघा क्षेत्र कहते हैं, 15 बीघा भूमि जो है दान दे दी। बस यहीं से जो है चंद्र राजवंश की शुरुआत होती है। सोमचंद ने जो है इस 15 बीघा भूमि पर जो है एक महल का निर्माण किया, एक किला बनाया भाई। यहाँ पर जो है चंपावत में एक किले का निर्माण किया, और जो है ठीक है, जैसे ये चंपावती नदी है, चंपावती नदी, तो चंपावती नदी के किनारे जो है ये 15 बीघा भूमि ये जो है सोमचंद को दे दी, सोमचंद को दान कर दी। अब सोमचंद को जब दान की, तो सोमचंद ने जो है यहाँ पर एक महल बना दिया, जो मैंने आपको बताया अभी चंपावत में। यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास जो है ऐसा महल बना दिया लगभग, ठीक है। और इसको कहा गया चंपावत का राजभुंगा किला, चंपावत का राजभुंगा किला कहते हैं, चंपावत का जो है राजभुंगा किला कहा जाता है। यहां पर जो है मुख्य रूप से सोमचंद ने क्या कर दिया, एक किले का निर्माण किया। ये तो दो हैं उत्तराखंड में राजभुंगा किला, एक अल्मोड़ा का राजभुंगा किला है और एक चंपावत का राजभुंगा किला है। अगर अल्मोड़ा का राजभुंगा किला कहेगा तो कल्याण चंद जो है फिफ्थ ने, जिसको चतुर्थ भी बोलते हैं, कुछ जगह पर चतुर्थ लिखा हुआ है, कुछ जगह पर फिफ्थ लिखा हुआ है, पांचवा लिखा हुआ है, लेकिन कल्याण चंद नामक राजा ने अल्मोड़ा का राजभुंगा किला बनाया था। और अगर हम कहेंगे कि चंपावत का राजभुंगा किला, तो चंपावत का राजभुंगा किला ये सोमचंद ने बनाया था, ठीक है। अब बीडी पांडे ने लिखा है, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार अगर हम कहें कि सोमचंद ने जो है 700 ईस्वी में, 700 ईस्वी से लेकर के और जो है लगभग 721 ईस्वी तक, 721 ईस्वी तक
यहां पर जो है शासन जो है चंद राजवंश की स्थापना कर दी। चंद राजवंश की स्थापना यहां पर हो जाती है। चंद राजवंश की स्थापना इस चंपावती नदी के किनारे चंपावत से सोमचंद नाम के जो है यात्री ने जो है मुख्य रूप से शुरू की थी। और जो है मुख्य रूप से एक ब्रह्मदेव नामक जो है अंतिम कत्यूरी राजा, इसी के आधार पर ब्रह्मदेव को अंतिम कत्यूरी राजा कहा जाता है। अंतिम कत्यूरी राजा कहते हैं, अंतिम कत्यूरी राजा, क्योंकि इसके बाद जो है हम चंद राजवंश को पढ़ रहे हैं। आपने वंशावली के अनुसार देखा भी होगा कि पहले हम जो है कत्यूरी पढ़ते हैं, फिर जो है चंद राजवंश, फिर परमार राजवंश, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चंद राजवंश पढ़ने का कारण ही यही है, क्योंकि कत्यूरियों के बाद जो है जो उत्तराधिकारी ब्रह्मदेव नाम का कत्यूरी का था, वो जो है सोमचंद बना, और सोमचंद ने जो है राजनीति की शुरुआत कर दी। बीडी पांडे बताते हैं कि सोमचंद ने इस किले से, सोमचंद ने जो है इस किले पर जो है एक पंचायती प्रणाली शुरू की थी, या पंचायती सरकार की प्रक्रिया शुरू की थी। चंदों की पंचायती सरकार जो है यहां पर जो है शुरू की गई थी। चंदों की पंचायती सरकार, पंचायती सरकार बोलने का मतलब यह है कि जो है एक नपी तुली सरकार, निर्णायक सरकार। ठीक है, ये बताता है कौन? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे ने पंचायती सरकार की प्रक्रिया शुरू। तो ये मैंने जो है आपको बताया कि सोमचंद नाम का जो यात्री है वो आता है, और उसने जो है चंपावत से जो है अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी। अगर चंदों का मूल स्थान पूछा जाएगा तो वो चंपावत है। ये जो है उत्तराखंड में चंदों का मूल स्थान चंदों का, यानी कि चंद राजवंश मूल स्थान जो है वो है चंपावत है। तो इस तरीके से जो है सोमचंद के द्वारा जो है शासन प्रशासन की जो स्थापना की गई थी 700 ईस्वी से 721 के बीच में। और पंचायती सरकार क्या होती है ये मैं आपको जो है अगली कक्षा में जो है बता दूंगा। धन्यवाद।